गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गीता वैजयी महाविद्यालय वैजयी से इकोनॉमिक्स की क्लास में मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को तटस्थता वक्र विश्लेषण इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की विशेषताएं आज लेकर आई हूँ। जैसा कि कल मैंने आपको तटस्थता वक्र क्या है, तटस्थता मानचित्र क्या है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है, इन सबको हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे तटस्थता वक्र विश्लेषण की विशेषताएं, यानी तटस्थता वक्र की विशेषताएं क्या है। इसकी तटस्थता वक्र विश्लेषण की विशेषताएं, तटस्थता वक्र विश्लेषण की विशेषताएं। तटस्थता वक्र विश्लेषण की विशेषताएं। तो स्टूडेंट्स, तटस्थता वक्र कभी भी बाएं से दाएं ऊपर की ओर नहीं चलता है। सबसे पहली विशेषता क्या है? तटस्थता वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर नहीं जाता है ना स्टूडेंट्स। या अगर हम दूसरी तरह से कहें तो तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे को गिरता हुआ होता है, ऊपर को, है ना, बाएं से दाएं ऊपर को उठता हुआ नहीं होता है, बल्कि बाएं से दाएं नीचे को गिरता हुआ होता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए तटस्थता वक्र क्या होता है, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। ओके स्टूडेंट, जैसे ये है तटस्थता वक्र, तो ये क्या है? बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि जब x वस्तु की एक मात्रा और लेने के लिए, एक्स्ट्रा मात्रा लेने के लिए y वस्तु का त्याग करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे को गिरता हुआ होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर मान लो कि अगर ये चलता हुआ होगा, है ना, कह रहा है कि चलता हुआ तटस्थता वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तटस्थता वक्र, मान लो दोनों वस्तु, है ना, बाएं से दाएं ऊपर को ऐसे हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि दोनों वस्तुओं में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, जो कि तटस्थता इंडिफरेंस कर्व का जो कांसेप्ट है उसको क्या कर रहा है? ये उसके विपरीत है ना। क्योंकि तटस्थता वक्र विश्लेषण क्या बताता है? तटस्थता वक्र विश्लेषण बताता है कि जब उपभोक्ता दो वस्तुओं का संयोग लेता है, यानी दो वस्तुओं के संयोग को प्रीफर करता है, तो एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए उसे दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ेगा, तभी तटस्थता वक्र पर स्थित सभी संयोग उसे समान संतुष्टि प्रदान करेंगे। लेकिन इस वाले विशेषता में ये विशेषता हमारे उसकी तटस्थता वक्र के विपरीत है, यानी उसके जो कंसेप्ट है उसके बिल्कुल क्या है? अपोजिट है। इसलिए तटस्थता वक्र कभी भी बाएं से दाएं ऊपर की ओर नहीं जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी विशेषता है तटस्थता वक्र एक्स अक्ष के समानांतर नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी है तटस्थता वक्र एक्स अक्ष के समानांतर नहीं होता है। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक्स अक्ष इसके समानांतर नहीं होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी उपभोक्ता एक्स वस्तु की मान लीजिए कि 10 मात्रा
ले रहा, y वस्तु की 10 मात्रा ले रहा है और x वस्तु की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब है y वस्तु की मात्रा का त्याग नहीं हो रहा है। x वस्तु की मात्रा को लेने के लिए y वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ेगा, ऐसा तटस्थता वक्र विश्लेषण के कंसेप्ट में है, अवधारणा में है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि x वस्तु की मात्रा तो बढ़ती जा रही है, लेकिन y वस्तु की मात्रा तो एज इट इज है, यानी 10 है ना, उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है। लेकिन x वस्तु की मात्रा बढ़ती जा रही है, y वस्तु की मात्रा में कोई त्याग नहीं है, इसलिए कंसेप्ट को पूरा नहीं करता। इसलिए क्या विशेषता हुई कि तटस्थता वक्र x अक्ष के समानांतर नहीं होता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स तीसरी विशेषता है तटस्थता वक्र y अक्ष के समानांतर भी नहीं होता है। यह हमारा y अक्ष है, इसके समानांतर भी नहीं होता है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि x वस्तु की मात्रा उतनी है और यहाँ पर y वस्तु की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है, लेकिन x वस्तु की मात्रा क्या है हमारी, एज इट इज है। तो इसलिए तीसरी विशेषता है कि तटस्थता वक्र ना तो x अक्ष के समानांतर होता है, पैरेलल होता है, और ना ही y वस्तु के पैरेलल होता है, समानांतर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तटस्थता वक्र कभी भी क्या नहीं करता, एक दूसरे को काटते नहीं है। चौथी विशेषता है तटस्थता वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, कभी एक दूसरे को नहीं काट सकते। ओके स्टूडेंट्स, अगर देखें हम तो मान लीजिए तो तटस्थता वक्र है ना, तो दोनों एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, है ना। ये मान लीजिए तटस्थता IC1 है और ये IC2 है। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि तटस्थता वक्र कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि ऊपर वाला तटस्थता वक्र यानी दो, अगर तटस्थता वक्र दो हैं तो दोनों का संतुष्टि का स्तर क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला तटस्थता वक्र नीचे वाले तटस्थता वक्र से अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा उपभोक्ता को। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, दोनों का कटान बिंदु है E, ठीक। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि दोनों तटस्थता वक्र से उसे क्या मिल रही है, उसे इक्वल यूटिलिटी मिल रही है, उसे बराबर संतुष्टि मिल रही है, जो कि इक्वल संतुष्टि केवल एक ही तटस्थता वक्र पर स्थित सभी संयोगों से मिल सकती है, दो तटस्थता वक्र पर स्थित संयोगों से नहीं मिल सकती। तो इसलिए तटस्थता वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगली इसकी जो नेक्स्ट इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो विशेषता है स्टूडेंट्स, वो है कि तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है ना। मूल बिंदु की ओर क्या होता है, उन्नतोदर होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये x वस्तु है और ये y वस्तु है ना, ये तटस्थता वक्र है। अब ये मूल बिंदु है, इसकी ओर क्या है, उन्नतोदर है ना। उन्नतोदर का मतलब कि जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वो कैसी होगी, घटती हुई होगी। देखो स्टूडेंट्स, ये A संयोग है, ये B संयोग है और ये C संयोग है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है वो क्या है, पहले ज्यादा है फिर कम है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से इसका मतलब क्या है कि तटस्थता वक्र क्या होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। किस कारण से होता है, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, अगर हम इसको ऐसे बोले तो इसका मतलब है कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो होती है वो कैसी होती है, घटती हुई होती है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है, घटती हुई है। इसलिए तटस्थता वक्र क्या होता है, तटस्थता वक्र जो होता है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है ना। तटस्थता वक्र क्या नहीं हो सकता, कभी भी मूल बिंदु की ओर क्या नहीं हो सकता, उन्नतोदर होता है, और नतोदर नहीं हो सकता, इस तरह से नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि x वस्तु की मात्रा बढ़ती जा रही है, लेकिन y वस्तु की मात्रा का त्याग जो हो रहा है
वो घटती हुई प्रतिस्थापन की दर से नहीं हो रहा है, इसलिए तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर नहीं होता बल्कि उन्नतोदर होता है। तो ये हो गई आपकी तटस्थता वक्र विश्लेषण की क्वालिटी यानी विशेषताएं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मान लीजिए कि तटस्थता वक्र को जानने यानी एक उपभोक्ता का संतुलन तटस्थता वक्र के माध्यम से एक उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर होता है, इसको जानने से पहले हमें उसकी कीमत रेखा जाननी होगी। स्टूडेंट्स, कीमत रेखा क्या है ना। सबसे पहले हमें जानना होगा उपभोक्ता का संतुलन। ठीक, उपभोक्ता का संतुलन। तो स्टूडेंट्स, उपभोक्ता के संतुलन को जानने से पहले हमें जानना होगा कि कीमत रेखा क्या होती है। देखिए कीमत रेखा, कीमत रेखा का मतलब है, कीमत रेखा उपभोक्ता की आय स्तर को बताती है कि कोई उपभोक्ता दोनों वस्तुओं पर कितना खर्च कर सकता है, यानी उसकी आय क्या है, वो दोनों वस्तुओं पर उसकी आय का कौन सा, उसकी मौद्रिक आय, कितना मौद्रिक आय वो खर्च कर रहा है। तो इस तरह से देखिए हमें यहाँ पर दोनों वस्तुओं की कीमतों को जानना होगा और उपभोक्ता की आय को भी जानना होगा। सपोज करो एग्जाम्पल के लिए कि अगर उपभोक्ता है ना दोनों वस्तुओं पर 100 रुपए खर्च करना चाहते हैं, यानी उपभोक्ता की आय कितनी है, 100 रुपए। उपभोक्ता की आय है स्टूडेंट्स कितनी, 100 रुपए, है ना। कितनी है, 100 रुपए। ठीक, अब मान लीजिए कि बाई वस्तु की कीमत है, हमें वस्तुओं की कीमतों को भी जानना होगा। बाई वस्तु की कीमत है ₹5, ₹5 और एक्स वस्तु की कीमत है ₹10। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं पर क्या करना चाहता है, खर्च करना चाहता है। तो जो अब प्राइस लाइन बनेगी, जो कीमत रेखा बनेगी, वो कैसी बनेगी, यानी अब वो 100 रुपए खर्च करना चाहता है, इसका मतलब है कि वो बाई वस्तु की कितनी मात्रा ले सकता है। अगर पूरे 100 रुपए बाई वस्तु पर खर्च करना चाहता है तो बाई वस्तु से वो 100 रुपए में बाई वस्तु कितनी मात्रा ले सकता है बाई वस्तु की। तो देखिए 5 रुपए कीमत है तो 5 दूनी 10, 20 वस्तुएं यानी 20 इकाइयां ले सकता है ना। वो बाई वस्तु की कितनी मात्रा ले सकता है, 20 मात्रा प्राप्त कर सकता है अगर वो पूरा का पूरा 100 रुपए बाई वस्तु पर खर्च करना चाहे। तो अगर वो एक्स वस्तु पर खर्च करना चाहे तो एक्स वस्तु की कीमत कितनी है स्टूडेंट्स, 10 रुपए, है ना। तो अगर वो एक्स वस्तु पूरा का पूरा अपनी आय एक्स वस्तु पर व्यय करना चाहता है तो कितनी मात्रा ले सकता है, एक्स वस्तु की 10 मात्रा ले सकता है। तो इसका मतलब है जो कीमत लाइन बनेगी, जो प्राइस लाइन बनेगी, वो कैसी बनेगी, इस तरह से। इसका मतलब ये है, ये 20 है और ये 10 है। ओके स्टूडेंट्स, तो यह बन गई कीमत रेखा कि अगर वो पूरा बाई वस्तु पर खर्च करना चाहता है तो 20 मात्रा ले सकता है और एक्स वस्तु पर खर्च करना चाहता है तो वो 10 मात्रा ले सकता है। लेकिन है ना, उपभोक्ता का संतुलन कहां पर होगा, उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहां पर होगा। तो इसका मतलब ये है, ये इसको प्राइस लाइन को सैमुअलसन ने उपभोक्ता की संभावना लाइन भी कहा है, यानी कीमत संभावना कीमत भी कहा है। मतलब संभावना का मतलब कि वो ले सकता है ना, इससे वो इतनी वस्तु बाई की और इतनी वस्तु जो है एक्स की प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन कहाँ पर होगा, कैसे होगा, उसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है स्टूडेंट्स, देखिए पहली शर्त है कि तटस्थता वक्र कीमत रेखा को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। पहली शर्त है तटस्थता वक्र
कीमत रेखा को स्पर्श करे। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी शर्त है तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर हो। तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे तटस्थता वक्र है ना, एक मानचित्र है, कई तटस्थता वक्र हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये है IC1, IC2, IC3। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ एक बिंदु ये है A, B, C और D। अब स्टूडेंट्स देखिए कि पहली शर्त के अकॉर्डिंग तटस्थता वक्र A बिंदु पर भी स्पर्श कर रहा है और C बिंदु पर भी स्पर्श कर रहा है ना। तो पहली शर्त तो यहाँ पूरी होती है कि तटस्थता वक्र इस A बिंदु पर भी क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है और C बिंदु पर भी स्पर्श कर रहा है, लेकिन वो दूसरी शर्त को स्पर्श नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ ये ना तो A बिंदु जो है वो उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु होगा और ना ही बिंदु C होगा। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श तो कर रहे हैं लेकिन मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे हैं कि तटस्थता वक्र, दूसरी बात कि B बिंदु जो है वो क्या हो रहा है, तटस्थता वक्र को स्पर्श भी कर रहा है और मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर भी है ना। तो कोई भी उपभोक्ता का जो संतुलन होगा वो किस बिंदु पर होगा, B बिंदु पर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, तटस्थता वक्र को स्पर्श भी कर रहा है यानी कीमत रेखा को छू भी रहा है और मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर भी है ना स्टूडेंट। अब बात रही कि क्या वो D बिंदु ले सकता है यानी इस संयोग को भी ले सकता है, तो स्टूडेंट इस संयोग को वो नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये संयोग जो है वो कीमत रेखा को स्पर्श नहीं कर रहा है। इस संयोग के लिए जब उसकी आय बढ़ जाएगी, नई कीमत रेखा उसको स्पर्श करेगी, यानी कीमत रेखा कब बढ़ जाएगी, इसके समानांतर कीमत रेखा भी कब बढ़ जाती है, आय प्रभाव के कारण। जब किसी उपभोक्ता की आय बढ़ जाए यानी वो पहले से अधिक खर्च करना चाहे दोनों वस्तुओं पर, तो एक नई कीमत रेखा बनेगी और जब नई कीमत रेखा इसको स्पर्श करेगी तभी वो इस बिंदु को यानी इस D संयोग को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो जब उसकी उपभोक्ता की आय केवल कम है तो वो केवल B बिंदु को ही क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है और यहीं पर वो अधिकतम संतुष्टि का स्तर होगा। B बिंदु उपभोक्ता के अधिकतम संतुष्टि का स्तर होगा क्योंकि ये दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। उपभोक्ता के संतुलन की जो दो शर्तें हैं वो दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। तटस्थता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श भी कर रहा है और तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर भी है। बाकी हम देखें संयोग A संयोग और C संयोग, तटस्थता वक्र आधी यानी केवल एक शर्त को पूरा कर रहे हैं, दूसरी शर्त को पूरा नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये क्या है, ये स्पर्श तो कर रहे हैं लेकिन तटस्थता वक्र यानी IC1 पर स्थित हैं और B जो हमारा बिंदु है वो IC2 पर स्थित है। तो इसका मतलब हम जो पहले ही इसके कंसेप्ट में जान चुके हैं, तटस्थता वक्र के मानचित्र के अकॉर्डिंग नीचे वाले तटस्थता वक्र जो होता है वो ऊपर वाले तटस्थता वक्र से कम संतुष्टि देता है या ऊपर वाला तटस्थता वक्र नीचे वाले तटस्थता वक्र से अधिक संतुष्टि देता है। तो इसका मतलब ये है कि वो ना तो A बिंदु का चयन करेगा ना C बिंदु का चयन करेगा, वो कौन से का चयन करेगा, B बिंदु का चयन करके अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा तटस्थता वक्र के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन। ओके स्टूडेंट्स, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगले कक्षा में हम देखेंगे कि तटस्थ वक्र पर आय का क्या प्रभाव पड़ता है, कीमत का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिस्थापन का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। उसके तब तक के लिए थैंक्स।